नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल H1 हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट यूनिट 5। यूनिट 5 है हिंदी काव्य का टेक्स्ट। जो आपके सिलेबस में दिया है वो है हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास को कहा जाता है ये हिंदी की पहली प्रथम खड़ी बोली की जो है वो प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? हिंदी का क्या कह सकते हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1914 में आता है। कुल 17 सर्ग हैं इसके, ठीक है, 17 सर्ग हैं। खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें उन्होंने राधा और गोपिकाओं का वर्णन किया है। ठीक, स्टार्टिंग की हम बात करें तो शुरू से लेकर के 8वें तक 17 सर्ग हैं। तो पहले से लेके 8वें सर्ग तक श्री कृष्ण के बाल लीला और उनका गोपियों को छोड़ करके जाने से है। तो 8वें 9वें से लेकर के 17 तक का जो पद है, 9 से लेके 17 का जो पद है वह गोपियों का और उद्धव के आपस के संवाद की बात है। ठीक है, गोपी और उद्धव संवाद, जो कि प्रेरित है आपकी उसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47 अध्याय ब्रह्मगीत सार से प्रेरित था। उसी से ही प्रेरित होकर के इसका 9 से लेकर 17 अध्याय भी इसमें आप देख सकते हैं। चरित्र की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण, राधा, गोपिका और उद्धव जो हैं वो प्रमुख चरित्र इसमें आपके प्रिय प्रवास में दिखते हैं। प्रिय प्रवास अपने आप में जिस समय रचना कर थे द्विवेदी युग के रचनाकार हैं चूँकि, तो जितनी भी स्त्रियां थीं जो वंचित हो गई थी लेखन से, उनके जिस रूप को वंचित कर दिया गया था लेखन में, शायद जो इतिहास में अभी तक नहीं लिखी जाए थी, उसको अलग रूप में आपके सामने गोपियों के संवाद को आपके सामने थोड़ा सा और चिंतनशील और तर्कशील जो गोपियां हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास हरिऔध जी ने अपनी रचना में, प्रिय प्रवास अपनी रचना में उन्होंने किया था। ठीक है, अगले जो आते हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचना आपके सिलेबस में दी हुई है। पहली भारत भारती और दूसरा साकेत। भारत भारती जो कि राष्ट्रवादी रचना है, एक रचना है। दूसरी रचना है इनकी साकेत, और साकेत का 9वां सर्ग आपके सिलेबस में केवल 9वां सर्ग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत भारती की बात करें पहले तो भारत भारती 3 भागों में इसको विभाजित करके लिखा हुआ है। 1912 में यह रचना आई थी गुप्त जी की। 3 भाग में इसको विभाजित करके वह लिखते हैं, जिसमें पहले भूतकाल के बारे में, फिर वर्तमान, फिर भविष्य के बारे में लिखा है। बहुत ही अच्छे और कलात्मक तरीके से खड़ी बोली में इन्होंने रचना करी है। यह भारत की अवस्था में सोए हुए भारत को जगाने के लिए गुप्त जी ने बहुत अच्छे से, बहुत कलाकारी से उन्होंने उस समय की भारत को, हम बात करिए थे 1912 के जो भारत को, जो जिसने कहीं ना कहीं गुलामी स्वीकार ली थी, उस भारत को वह एहसास दिलाते हैं कि हमारा जो भारत जो पहले था, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने साहसी थे और किस तरीके से उन्होंने भारत को पूरे विश्व में अव्वल या फिर जगत गुरु पे ला करके या सबसे बड़ा बना करके वो उन्होंने हमारे सामने दिया था, जो हमें उन्होंने दिया था। और हमने अपने किसी भी तरीके से, हमने अपने स्वार्थ के बस, हमने अपने गुलामी में जकड़ जाने के बस, यथा भाग को स्वीकार लेने के चलते अब अपने भारत को कैसा बना दिया है, और हम अपने आगे आने वाले
वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। तो इन्होंने भूतकाल में जो है बहुत भारत के जितने भी पूर्वज हैं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, साहित्य, कला और चिकित्सा, हर क्षेत्र में जो भारत के पूर्वजों ने जो झंडा गाड़ा था पूरे विश्व में, उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं और भारतीय के लोगों को उनके पूर्वजों को का एहसास दिलाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज अगर ऐसे हैं तो तुम में भी कुछ क्षमता बची हुई है। वहीं वर्तमान में वो बताते हैं कि अब तुम्हारी क्या स्थिति है, तो थोड़ा प्रेम से, थोड़ा सा डांट से, फटकार के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुप्त जी ने उस जनता से संवाद करने का प्रयास किया गया है। और भविष्य में वह बताते हैं कि किस प्रकार का भारत का निर्माण हम और आप मिलकर के करेंगे, यह हमारे ऊपर है। एक पंक्ति जिसकी बहुत फेमस है कि हम क्या हो गए, क्या होंगे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये जो एक की वर्ड है ना, ये दोहा है, ये भारत भारती का कह सकते हैं की वर्ड है। इसमें उन्होंने इस एक दोहे में, इस एक पंक्ति में पूरे के पूरे भारत भारती का जो कहते हैं वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। इसीलिए इसी सब इन्हीं रचनाओं के आधार पर इन्हें राष्ट्रीयता की भी उपाधि थी, राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि गुप्त जी को दी गई थी। अब हम बात करते हैं, यदि साकेत को देखें तो साकेत का नवम सर्ग आपके सिलेबस में दिया है, टोटल 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत में कितने हैं? 12 सर्ग हैं। खड़ी बोली में ये रचना की गई है। ठीक, नवम सर्ग जो है वह उर्मिला के बारे में, नवम सर्ग का कंटेंट क्या है? उर्मिला के वियोग या उर्मिला की स्थिति के बारे में लेखक ने परिचय कराया है। यह सर्ग कह सकते हैं या साकेत लिखने के लिए गुप्त जी को प्रेरणा मिली थी द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी का एक लेख आया था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। द्विवेदी जी का महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको मैं MPD नाम से कह रही हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप याद रखें, इनका था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पूरे के पूरे रामायण में उर्मिला जैसे पात्र को, जिसने इतना त्याग किया, जो दूर रही अपने पति से पूरे 14 वर्ष तक और अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, इस पात्र को पूरे रामायण में कहीं पहले दिखाया ही नहीं गया या फिर उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। तो जो उपेक्षित नारियां इतिहास में रह गई थी, जिन पे बात नहीं हुई थी, द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहीं ना कहीं ऐसा चाहा कि इन उपेक्षित नारियों पे बातचीत की जाए। इसी का परिणाम है कि प्रवास में गोपियों की भी बात कही जाती है। तो साकेत में उन्होंने उर्मिला की भी बात की। 8वां सर्ग ही साकेत का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें में वह कैकेयी के उत्ताप की बात करते हैं। तो इस तरह की जो प्रेरणा है वो इनको यहां से मिलती है। ठीक है, अगले जो आपके